हेलो टू ऑल, स्वागत है सभी का ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे मॉड्यूल M3R5 प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। जो आपका ये एग्ज़ाम हुआ है ओ लेवल का, इसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे, क्या लेवल था एग्ज़ाम का और किस तरीके से आपको आंसर्स करके आने थे, इस पर बात करेंगे। और स्टूडेंट्स ने जो रिव्यू दिया है कि उनका एग्ज़ाम कैसा गया है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे पार्ट है कि क्वेश्चन नंबर 1 की, और क्वेश्चन नंबर 1 का 1.1 है आपका MCQ। देखते हैं क्या है। द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। जो ये सिंबल यहाँ पे गिवन है डायमंड शेप का, ये क्या रिप्रेजेंट करता है फ्लो चार्ट में? डिसीजन को, इनिशियलाइजेशन को, इनपुट आउटपुट को, या फिर नन ऑफ द मेंशन। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसको कई बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं। यहाँ पे इसका आंसर था ऑप्शन नंबर A, डिसीजन। ठीक है, जब भी हमें फ्लो चार्ट में कोई कंडीशन लगानी होती है और कोई डिसीजन लेना होता है, उस केस में हम डायमंड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज 1.2, व्हेन एन एल्गोरिथम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट बिकम्स अ। जब हम एक एल्गोरिथम को लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फॉर्म में, तो वो एक क्या बन जाता है? फ्लो चार्ट, प्रोग्राम, सूडो कोड या फिर सिंटेक्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, प्रोग्राम। ठीक है, जब भी आप एल्गोरिथम को लिखते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मतलब C++, पाइथन, किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आप उस एल्गोरिथम को कन्वर्ट कर रहे हो किस में? प्रोग्राम में। ठीक है, अब एल्गोरिथम क्या होती है? एल्गोरिथम आपके स्टेप्स होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को समझाने के लिए, और एल्गोरिथम आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती है। यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ नहीं होता। ठीक है, इसीलिए जब भी आप एल्गोरिथम के स्टेप्स को कन्वर्ट करते हो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से, तो उसे हम बोलते हैं प्रोग्राम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1.3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन। इनमें से कौन सा पाइथन में कीवर्ड नहीं है? इवैल, एसर्ट, नॉन लोकल या फिर पास। ये सेम क्वेश्चन मैंने M3R5 के गेस्ट पेपर, जो गेस्ट पेपर 1 और 2 आपके पेड पेपर्स थे, उसके अंदर डाला हुआ था ये सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया इनमें से कौन सा पाइथन कीवर्ड नहीं है। तो एसर्ट होता है, नॉन लोकल होता है, पास भी होता है, लेकिन इवैल आपका कोई कीवर्ड नहीं होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा एक बिल्ट इन फंक्शन इवैल, जो आपके एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कराने में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पे इस इवैल का इस्तेमाल आप एज अ वेरिएबल भी कर सकते हो। तो इवैल खुद कोई कीवर्ड नहीं है। हाँ, इवैल एक बिल्ट इन फंक्शन तो है, लेकिन इवैल अगर ऐसे लिखा है बिना ब्रैकेट्स के साथ, तो ये कोई भी रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं है पाइथन में। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1.4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट प्रेसिडेंस इन एक्सप्रेशन। इनमें से किसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है आपके एक्सप्रेशंस में? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने करा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन 1 एक्सपोनेंशियल, ऑप्शन B एडिशन, ऑप्शन C मल्टीप्लिकेशन, या फिर ऑप्शन D पैरेंथेसिस। ठीक है, तो पैरेंथेसिस को हम बोलते हैं ब्रैकेट्स, और अगर कोई भी ऑपरेटर लगा हुआ है ब्रैकेट्स के साथ, तो वहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, उसी के बाद किसी और ऑपरेटर का नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर D इज़ करेक्ट। आई होप आपने ऐसे ही आंसर मार्क करे होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज 1.5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पाइथन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट पाइथन के रिगार्डिंग करेक्ट है? ऑप्शन A इज इट सपोर्ट्स ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। बिल्कुल ठीक बात है। देखो, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन क्या होता है? जैसे ही जो आपने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं या जो वेरिएबल्स बनाए हैं, उनका स्कोप ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, जो गार्बेज होता है वो अपने आप ही क्या होता है? कलेक्ट हो जाता है। उसके लिए आपको कोई फंक्शन कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो पाइथन में ये होता है, बिल्कुल ठीक बात है। ऑप्शन B इज़ इट कैन बी ईजिली इंटीग्रेटेड विद C++, कॉम, एक्टिवएक्स, कोरबा एंड जावा। बिल्कुल ठीक बात है, आप पाइथन लैंग्वेज को इन सभी लैंग्वेजेस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। सो ऑप्शन C बोथ ऑफ अबव एंड ऑप्शन D नन ऑफ अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स एकदम ठीक है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपको मैंने पढ़ाया था किसमें? पाइथन के जो आपकी इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप पाइथन को इंटीग्रेट कर सकते हो अदर लैंग्वेजेस के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1.6,
Which of the following environment variable for Python tells the Python interpreter where to locate the module files imported into the program? ये क्वेश्चन आपके लिए न्यू क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पाइथन पाथ, ऑप्शन नंबर बी पाइथन स्टार्टअप, ऑप्शन नंबर सी पाइथन केस ओके, या फिर ऑप्शन नंबर डी पाइथन होम। क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको एक ऐसे पाइथन एनवायरनमेंट वेरिएबल के बारे में बताना है जो कि पाइथन इंटरप्रेटर को ये बताएगा कि जो मॉड्यूल फाइल्स आपने इंपोर्ट करी है अपने प्रोग्राम में वो कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर था पाइथन पाथ। इस क्वेश्चन का आंसर आप देखो ऑप्शंस को एलिमिनेट करके निकाल सकते थे, बिकॉज आपको लोकेशन बतानी है मॉड्यूल फाइल्स की। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को करने के लिए आप ऑप्शंस एलिमिनेशन की हेल्प ले सकते थे। यहाँ पे ऑप्शन को पढ़ के ही पता लग रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखो कैसे, यहाँ पे आपसे पूछा है मॉड्यूल फाइल्स की लोकेशन बताने के लिए आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल बताना है। तो देखो लोकेशन मतलब क्या होता है, पाथ, तो उसका पाथ क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस थे आपके पाइथन पाथ, स्टार्टअप, केस ओके और होम, तो इनमें से जो करेक्ट आपका ऑप्शन था वो आपका ऑप्शन नंबर ए था, ठीक है। तो ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट इज 1.7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप्स इज नॉट सपोर्टेड इन पाइथन। ये क्वेश्चन कितनी बार करवा दिया आपको कि कौन कौन से डेटा के टाइप्स पाइथन में सपोर्टेड होते हैं। तो यहाँ पे नंबर्स होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं, लिस्ट, लेकिन स्लाइस डेटा का टाइप नहीं है, लेकिन ये तरीका है जिसकी हेल्प से आप पूरे ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा स्लाइस ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज 1.8, ये वाला क्वेश्चन भी गेस्ट पेपर्स में अवेलेबल था पाइथन के। देखो यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द डिक्शनरी गेट्स ऑल द कीज फ्रॉम द डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी में से सारी कीज़ को निकालने के लिए आपको किस पर्टिकुलर फंक्शन का यूज़ करना है, गेट कीज़, कीज़ या फिर नन ऑफ द मेंशन। तो यहाँ पे इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी, कीज़, ठीक है। कीज़ मेथड की हेल्प से क्या हो सकता है, आप डिक्शनरी की सारी कीज़ को एक ही साथ आउटपुट में प्रिंट करवा सकते हो। नेक्स्ट इज 1.9, सेलेक्ट द रिजर्व्ड कीवर्ड इन पाइथन। पाइथन में रिजर्व्ड कीवर्ड इनमें से कौन सा है, एल्स है, बिल्कुल है, इम्पोर्ट है, बिल्कुल है, रेज है, बिल्कुल है, ऑल ऑफ द मेंशन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 1.10, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये क्वेश्चन भी हमने बहुत बार डिस्कस किया था। लिस्ट इज म्यूटेबल एंड टपल इज इम्यूटेबल, लिस्ट इज इम्यूटेबल एंड टपल इज म्यूटेबल, बोथ लिस्ट एंड टपल आर म्यूटेबल, या फिर बोथ लिस्ट एंड टपल आर इम्यूटेबल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लिस्ट इज म्यूटेबल, लिस्ट में आप स्टेट को चेंज कर सकते हो, वैल्यू चेंज कर सकते हो, लेकिन टपल अगर एक बार बन गया तो उसमें चेंजेस अलाउड नहीं है। टपल इज इम्यूटेबल, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो अगर मैं देखूँ MCQ में आप कितने नंबर इजीली स्कोर कर सकते थे, तो यहाँ पे आप आराम से 7 से 8 मार्क्स आराम से, जैसे बोलते हैं ना, बिना किसी दिक्कत के ला सकते थे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। और अगर आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप 9 नंबर तक भी यहाँ पे ला सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की, और 2 आपका है ट्रू फॉल्स। 2.1 क्वेश्चन देखते हैं। इन कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम रेफर्स टू अ स्पेशल मेथड यूजेबल बाय द कंप्यूटर फॉर सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके हम किसी भी प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन को लिखते हैं और उसके बाद ही हम प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बनता है, उसी के बाद आपका प्रोग्राम बनता है यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके फिर आप उसे कोड करते हो और प्रोग्राम को बनाते हो। नेक्स्ट इज एनी एल्गोरिथम इज़ अ प्रोग्राम। तो ये फॉल्स है, एल्गोरिथम प्रोग्राम नहीं होता। एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम के लिए, और प्रोग्राम क्या है, उसी एल्गोरिथम को जब हम कन्वर्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके तब बनता है आपका प्रोग्राम, ठीक है। तो प्रोग्राम इज़ बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड एल्गोरिथम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स, ठीक है, जो आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज 2.3, पाइथन इज केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर्स। तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, इस चीज़ को हमने पढ़ा भी था अपने क्लासेस के अंदर। पाइथन में जब भी आप आइडेंटिफायर्स बनाते हो, जैसे कि आपका वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, तो वहाँ पे आपको केस सेंसिटिव का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि मान लो अगर आपके पास कोई वेरिएबल है एज, ठीक है, एज वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 30 है, मतलब किसी की एज 30 ईयर्स है, और अगर आपने कहीं और एज इज इक्वल टू एज
+1 कर दिया है। तो यहाँ पे आप ये मत मानना कि आप इसी वाले एज को ही इंक्रीमेंट करना चाहते हो, नहीं, यहाँ पे ये वाला एज अलग है और ये वाला एज अलग है, बिकॉज पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसमें अलग अलग तरीके से लिखा हुआ आइडेंटिफायर का नाम वो अलग ही माना जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो केस है ए का वो कैपिटल हो गया है, यहाँ पे स्मॉल था, तो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग ट्रीट होंगे, ठीक है, इसीलिए पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। तो ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। अभी तक ट्रू फॉल्स में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो मुझे लगता है कि मुश्किल था, ठीक है, तीनों क्वेश्चन आपके आसान थे, आप आराम से इनके आंसर दे सकते थे। नेक्स्ट इज मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द स्ट्रिंग। मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप स्ट्रिंग पे परफॉर्म कर सकते हो क्या? ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है, नहीं कर सकते। क्या आप दो स्ट्रिंग्स को आपस में माइनस कर सकते हो? नहीं। दो स्ट्रिंग्स को आपस में प्लस कर सकते हो? प्लस कर सकते हो, लेकिन वो कंकैटिनेशन ऑपरेटर होता है, वो आपका एडिशन नहीं कहलाता। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को आप स्ट्रिंग पे नहीं अप्लाई कर सकते, आप उन्हें नंबर्स पे ही अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज 2.5, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन हैव द सेम प्रेसिडेंस लेवल। तो मैंने पढ़ाया भी था आपको, पूरा एक चार्ट दिया था आपको पाइथन का, किस तरीके से ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस लेवल होता है, ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो पांचों क्वेश्चंस आपको करवाए हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 2.6 ये भी करा हुआ है, द एक्सप्रेशन इंट एक्स, अगर इंट के ब्रैकेट में आप कुछ लिखते हो तो इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल को आप कन्वर्ट करना चाहते हो इंटीजर में, ये पढ़ाया हुआ है बिल्कुल, तो ये भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, तो 2.6 इज ट्रू। नेक्स्ट इज 2.7, वैल्यूज इज अ फंक्शन ऑफ द डिक्शनरी गेट्स ऑल द वैल्यूज फ्रॉम द डिक्शनरी। तो यहाँ पे ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन भी गेस्ट पेपर में अवेलेबल था, ठीक है, मतलब अगर आपको डिक्शनरी से वैल्यूज़ लेनी है सारी, डिक्शनरी से आप जानते हो की वैल्यू पेयर होते हैं, आपकी डिक्शनरी कैसे बनती है, इस तरीके से बनती है ना, जैसे कि ए है, ए की वैल्यू हमने 5 कर दी, कॉमा, बी की वैल्यू हमने 7 कर दी, कॉमा, सी की वैल्यू हमने 8 कर दी, ये आपका डिक्शनरी है। तो अगर आपको सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए 5, 7, 8 और ए बी सी क्या ये कीज़ है, तो 5, 7, 8 वैल्यूज़ के लिए आप वैल्यूज़ फंक्शन का इस्तेमाल करोगे, आपको डायरेक्टली डिक्शनरी की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ये क्वेश्चन गेस्ट पेपर में अवेलेबल था, आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर ठीक से दिया होगा। नेक्स्ट इज 2.8, नेस्टेड इफ एल्स आर अलाउड इन पाइथन। ये बिल्कुल सही बात है, ये क्वेश्चन भी हमने यूट्यूब क्लास में कवर किया था। नेस्टेड इफ एल्स को भी आप पाइथन में इस्तेमाल कर सकते हो, ट्रू स्टेटमेंट है। अभी तक देखो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो मुश्किल था। नेक्स्ट इज 2.9, यूनिसीएचआर ब्रैकेट में एक्स फंक्शन कन्वर्ट्स अ इंटीजर टू ऑक्टल स्ट्रिंग इन पाइथन। तो यहाँ पे ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है और ये आपके लिए एक न्यू क्वेश्चन था। यूनिसीएचआर ब्रैकेट में एक्स जो आपका ये फंक्शन है, ये आपके इंटीजर को कन्वर्ट नहीं करता ऑक्टल में, बल्कि आपके इंटीजर को कन्वर्ट करता है यूनिकोड करेक्टर में, ठीक है, यूनिकोड करेक्टर में कन्वर्ट करता है। और अगर आपको किसी भी इंटीजर को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो इसके लिए आप ऑक्ट फंक्शन का यूज़ करते हो, ऑक्ट ब्रैकेट में एक्स, तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो एक्स है ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्टल के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज 2.10, फ्रोजन सेट एस फंक्शन कन्वर्ट्स अ सीक्वेंस ऑफ टपल्स टू डिक्शनरी इन पाइथन। जो आपका फ्रोजन सेट फंक्शन है ना, वो क्या करता है, आपने जो भी इसे ऑब्जेक्ट दिया उसे कन्वर्ट कर देता है इम्यूटेबल टाइप में, वो टाइप जो कभी चेंज नहीं हो सकती। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो फ्रोजन सेट है वो आपके टपल को डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन डिक्शनरी आपका कोई भी इम्यूटेबल टाइप नहीं होता है, वो म्यूटेबल होता है। तो यहाँ पे ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, तो आपका 2.10 इज़ ऑल्सो फॉल्स। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको दिक्कत दे सकते थे ट्रू फॉल्स में, तो इसमें ट्रू फॉल्स में आप आराम से 7 to 8 मार्क्स सिक्योर कर सकते थे पाइथन के अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं थी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की, और क्वेश्चन नंबर 3 आपका था मैच द फॉलोइंग, और यहाँ पे काफ़ी न्यू क्वेश्चंस देखने को मिले, बट ठीक है, अगर आप ऑप्शंस का इस्तेमाल करते तो आंसर दे पाते। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे और कहाँ कहाँ पे दिक्कत आने वाली थी। देखो यहाँ पे क्या है, तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे पहले उन क्वेश्चंस के साथ जो आपको लगता है कि आप कर सकते हो, जैसे कि 3.2 में यहाँ पे क्या है, आपको एक सिंबल दिया हुआ है, आपको बताना है ये कौन सा सिंबल है। आप जानते हो इस सिंबल का इस्तेमाल हम करते हैं फ्लो चार्ट में, और इसका इस्तेमाल हम करते हैं फ्लो चार्ट की स्टार्टिंग और एंड करने के लिए, इसे बोलते हैं ओवल या फिर सर्कल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो जी है वो इसके लिए करेक्ट है, स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जी इज़ करेक्ट।
इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे 3.4 को, इज़ ऑल नम, मतलब इज़ अल्फ़ाबेट और नम। अगर आपकी स्ट्रिंग में अल्फ़ाबेट और नंबर्स हैं तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज़ ये फॉल्स देगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शंस कौन सा होगा, यहाँ पे मैंने ऐसा ही कुछ क्वेश्चन करवाया था आपको क्लासेस के अंदर। तो यहाँ पे 3.4 का जो आंसर बनता है वो बनता है आपका ऑप्शन नंबर एल। देखो ये रहा, मेथड रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द करेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर अल्फा न्यूमेरिक आइदर अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स, इफ़ नॉट इट रिटर्न्स फॉल्स। मतलब अगर स्ट्रिंग में नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स के अलावा कोई सिंबल आ गया है तो वहाँ पे वो फॉल्स दे देगा। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक AL और NUM, AL NUM, इस तरीके से यहाँ पे ये फंक्शन बनता है। तो ऑप्शन नंबर एल इज़ करेक्ट। तो अभी तक ये दोनों क्वेश्चन आप आराम से मैच कर सकते थे। नेक्स्ट इज 3.5 लिस्ट। देखो लिस्ट आपका एक फंक्शन है जो क्या करता है, आपने जो भी इसके अंदर स्ट्रिंग दी होगी लिस्ट के ब्रैकेट में, उसे कन्वर्ट कर देगा लिस्ट के अंदर। मतलब जो भी आप स्ट्रिंग दोगे उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका क्या करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ के आप इसके आंसर को मैच कर सकते थे। नेक्स्ट इज 3.6 एल्गोरिथम क्या होती है। देखो एल्गोरिथम क्या होती है उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इसका मैच्ड ऑप्शन बनने वाला है वो बनेगा ऑप्शन नंबर के। देखो के बनेगा, एन एक्सप्लिसिट सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, मिल गया आपको कीवर्ड स्टेप बाय स्टेप, दैट सॉल्व अ प्रॉब्लम विद एन एंड और अ सोल्यूशन। तो यहाँ पे एल्गोरिथम क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशंस तो होती है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हो जिनको आप लिखते हो किस लिए, कि आपको एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर के इज़ करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आपका 3.9 देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या एक बॉक्स है, ये बॉक्स भी आपका सिंबल है फ्लो चार्ट का, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखो फ्लो चार्ट का सिंबल है, दैट इज़ यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा और कैलकुलेशन। जो डेटा की प्रोसेसिंग करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं इस बॉक्स का। ठीक है, प्रोसेस के लिए बेसिकली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। यहाँ पे एक और ऑप्शन है इसके लिए, देखो यहाँ पे ये रहा, यूज्ड इन फ्लो चार्ट फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑफ डेटा। तो उसके लिए ये सिंबल होता है इस तरीके से, पैरेललोग्राम टाइप्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका आंसर नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अब बात करते हैं उन क्वेश्चंस के जो यहाँ पर रह गए हैं, जैसे कि 3.3 आपका है स्ट्रिप। देखो स्ट्रिप क्या होता है, तो यहाँ पे स्ट्रिप का जो आंसर बनता है वो बनता है आपका ऑप्शन नंबर एफ। जो स्ट्रिप मेथड है वो क्या करता है, ये आपका पाइथन का बिल्ट इन मेथड है जो आपके स्ट्रिंग के राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में, मतलब जो आपका लीडिंग साइड है और ट्रेलिंग साइड है, वहाँ पे जो स्पेस अवेलेबल होता है उसको रिमूव कर देता है। जैसे मान लो आपने कोई स्ट्रिंग लिखी है a इज़ इक्वल टू हेलो, इस तरीके से, तो यहाँ पे स्पेस है और यहाँ भी स्पेस है। अगर मुझे इसे रिमूव करना है तो मैं क्या कर दूँगी, स्ट्रिप और ब्रैकेट में ए। तो इस तरीके से इस वाली स्ट्रिंग में जो लेफ़्ट में, मतलब लीडिंग में और ट्रेलिंग में जो स्पेस है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एफ इज़ करेक्ट। ठीक है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा नया था। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर आपका 3.7 बिन। देखो बिन आपका ये आसान सा क्वेश्चन था, यहाँ पे जो इसका आंसर बनता वो बनता ऑप्शन नंबर जे। देखो कन्वर्ट्स एंड रिटर्न्स द बाइनरी इक्विवेलेंट स्ट्रिंग ऑफ द गिवन इंटीजर। तो ऑप्शंस को पढ़ के आप इसका आंसर दे सकते थे। बिन मतलब बाइनरी देखो ये रहा, मतलब अगर आपको किसी भी इंटीजर को कन्वर्ट करना है बाइनरी इक्विवेलेंट स्ट्रिंग में तो उसके लिए आप बिन मेथड का यूज़ करोगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जे इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज गेट CWD, मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी, गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका बनेगा ऑप्शन नंबर आपका, देखते हैं यहाँ पे एम। देखो एम मतलब एम इज़ अ मेथड डिस्प्लेज द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एम इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज 3.10, ये भी आपके लिए नया क्वेश्चन है। जिप क्या होता है, देखो यहाँ पे इसका जो आंसर था वो बनता ऑप्शन नंबर ए। इट टेक्स आइट्रेबल्स कैन बी 0 और मोर, मेक्स आइट्रेटर दैट एग्रीगेट्स एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द आइट्रेबल्स पास एंड रिटर्न्स द आइट्रेटर ऑफ टपल्स। ठीक है, आप इसके अंदर आइट्रेबल्स पास करते हो और ये क्या करता है, रिटर्न आपको आइट्रेटर ऑफ टपल्स आपको रिटर्न करके देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा जिप का। तो आप अपने आंसर्स को मैच कर लेना कौन सा आपने लगाया था। और यहाँ पे एक रह गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल्टर क्या होता है। देखो फिल्टर के लिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर डी।
कंस्ट्रक्ट्स एन आइट्रेटर फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ एन आइट्रेबल फॉर विच अ फंक्शन रिटर्न्स ट्रू। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बनता है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा आप मैच करते हैं यहाँ पे ऑप्शंस, तो आप यहाँ पे राइट आंसर लगा के आ पाते। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में आप आराम से 7 to 8 मार्क्स ला सकते थे अगर आप एलिमिनेशन का इस्तेमाल करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपना आंसर निकालते। ठीक है, नेक्स्ट इज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, देखते क्या है। आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 4.1, a graphical representation of the computer program in relation to its sequence of functions। आपके कंप्यूटर प्रोग्राम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर सी, फ्लो चार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 4.2, डैश मेथड कॉल्स द बिल्ट इन पाइथन हेल्प सिस्टम। इसमें से कौन सा मेथड कॉल करेगा पाइथन के बिल्ट इन हेल्प सिस्टम को? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, हेल्प इज करेक्ट। ठीक है, तो हेल्प पढ़ के ही आप इसका आंसर दे सकते थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 4.3, टू क्रिएट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स। नंबर की सीक्वेंस को क्रिएट करने के लिए नंपाई प्रोवाइड करता है एक फंक्शन डैश, जो कि क्या करता है, आपके रिटर्न करता है एरेज को इंस्टेड ऑफ लिस्ट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बनता है आपका ऑप्शन नंबर एम, अरेंज। नंपाई का एक फंक्शन अरेंज आपको सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ एरे को रिटर्न करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका क्वेश्चन नंबर 4.4, डैश रिटर्न द करंट फाइल पोजीशन आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट लाइन। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था, इसका आंसर है 4.4 का आपका ऑप्शन नंबर ई, टेल। जो टेल होता है ना, वो क्या करता है, आपके फाइल पॉइंटर की अभी करंट पोजीशन क्या है उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। Next is 4.5, dash is a method that sets the file's current position at the offset। अगर आपको फाइल में आपको सेट करनी है पोजीशन आपके फाइल पॉइंटर की, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप इसके लिए सीक मेथड का इस्तेमाल करोगे। तो ऑप्शन नंबर के इज करेक्ट। नेक्स्ट इज डैश इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट डीसीरियलाइजेशन। ऑब्जेक्ट डीसीरियलाइजेशन के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे? तो यहाँ पे इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर आपका एफ, अनपिकलिंग का। देखो, दो बातें होती है, एक होती है ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन, एक होती है ऑब्जेक्ट डीसीरियलाइजेशन। तो यहाँ पे इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर आपका 4.6 का एफ, अनपिकलिंग करना। तो ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन को बोलते हैं पिकलिंग करना, और ऑब्जेक्ट डीसीरियलाइजेशन को बोलते हैं क्या, अनपिकलिंग करना। नेक्स्ट इज 4.7, डैश मेथड कन्वर्ट्स ऑल द अपर केस करेक्टर्स टू लोअर केस एंड वाइस वर्सा ऑफ द गिवन स्ट्रिंग एंड रिटर्न सेट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये मैंने करवा रखे हैं किसमें, जो आपका पाइथन का पेड कोर्स है और जो हमारे नोट्स है उसके अंदर ये सारे मेथड्स फंक्शंस अवेलेबल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4.7 का जो आंसर बनता है वो बनता है आपका स्वैप केस। ठीक है, स्वैप केस क्या है, आपका वो मेथड है जिसका इस्तेमाल करके आप अपर केस को लोअर केस में कर सकते हो और वाइस वर्सा, लोअर केस को अपर केस में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बनता है क्या, एच इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज 4.8, एनडी एरे इज ऑल्सो नोन एज। एनडी एरे को हम एक और नाम से बुलाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एलाइस एरे। तो ऑप्शन नंबर जे इज करेक्ट। नेक्स्ट इज डैश इज यूज टू क्लोज अ फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल को क्लोज करने के लिए आप किसका यूज़ करते हो? तो 4.9 का आंसर बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, fp.close। ठीक है, तो ये तो आप ऑप्शन से ही पढ़ के लगा सकते थे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट इज 4.10, डैश रीड्स वन एंटायर लाइन फ्रॉम द फाइल। फाइल से वन एंटायर लाइन को पढ़ने के लिए किस मेथड का यूज़ करते हो? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आई इज़ करेक्ट, रीड लाइन मेथड का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आई इज़ करेक्ट। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे अगर किसी ऑप्शन में कोई डाउट आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन लगता है गलत है, तो आप इन द कमेंट सेक्शन अपने व्यूज़ को बता सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे आपके पार्ट 2 में और देखते हैं पार्ट 2 में आपको कैसे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट डू यू मीन बाय एल्गोरिथम? राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्गोरिथम, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर। तो ये आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप आराम से कर पाते अगर आपने मेरी क्लासेस देखी है। मैंने सब पढ़ाया, एल्गोरिथम होती क्या है, एल्गोरिथम की खास प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और फैक्टोरियल को निकालने के लिए एल्गोरिथम मैंने करवाई है, विद फ्लो चार्ट भी करवाई है। ठीक है, तो यहाँ पे
अब देखो बी पार्ट क्या है इसका, व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। मैंने ये आराम से करवाया यूट्यूब पे, ठीक है, बहुत ही अच्छी सी क्लास में करवाया था। एक्सप्लेन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट विथ सुटेबल एग्जाम्पल। अगर आपने मेरी क्लासेस ली है तो आपने आराम से यहाँ पे 8 मार्क्स भी सिक्योर कर लिए होंगे। 15 मार्क्स आपके बहुत आराम से यहाँ पे आ जाते हैं अगर आपने अच्छे से क्लासेस ली होती और कंसेप्ट क्लियर किया होता तो, ठीक है। सेकंड आपका बनता है, आपका 6th क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पे, What is list and tuple in Python? Give the differences between list and tuple। मैंने आपसे कहा था लिस्ट और टपल पे क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलने वाला है, तो यहाँ पे ये आपका बनता है 7 मार्क्स का क्वेश्चन। तो यहाँ पे आराम से 7 मार्क्स आप ला सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं थी। नेक्स्ट इज बी पार्ट, वाई पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बिकमिंग सो पॉपुलर इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। लिस्ट द एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन एंड एक्सप्लेन एनी वन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आप पाइथन की जो भी एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में बताते हैं। और पाइथन इतना पॉपुलर क्यों है, बिकॉज पाइथन क्या है, आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, और ये किसी भी और लैंग्वेज के साथ कोलैबोरेट होके इंटीग्रेशन होके अलग से प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और आप कोई भी पाइथन की एक एप्लीकेशंस को बता के उसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर सकते थे, ठीक है। तो ये भी ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, हालांकि यहाँ पे आपको खुद से बना के इसका आंसर लिखना पड़ता, तो यहाँ पे भी आप आराम से स्कोर कर पाते। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर आपका 7। तो यहाँ पे आपसे कुछ क्या पूछे हुए हैं, नीचे आते हैं। एक्सप्लेन नमपाई लाइब्रेरी इन पाइथन। पाइथन में आपको नमपाई लाइब्रेरी के बारे में पूछा है, तो आपने अगर हमारे पेड नोट्स लिए हैं तो उसके अंदर आराम से आपने इस टॉपिक को कवर किया होगा। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू जनरेट 5 रैंडम नंबर्स फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके बाद बी पार्ट में क्या है, आपको इन टर्म्स को एक्सप्लेन करना है, जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है नमपाई में, इज़ लोअर क्या करता है, चेक करता है कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो लोअर में है या फिर नहीं है। अगर लोअर में है, लोअर केस में, तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। नेक्स्ट इज रीड मेथड, किसी लाइन को रीड करने के लिए यूज़ करते हैं इसे। नेक्स्ट इज डिक्शनरी इन पाइथन एंड नेक्स्ट इज इंडेंटेशन इन पाइथन। तो ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 1-2 इसमें मुश्किल लग रहे हैं मुझे, बाकी आप आराम से कर पाते। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे ए पार्ट देखो क्या है, डिफाइन रिकर्सिव फंक्शन, राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। तो मैंने यूट्यूब पे आपको पढ़ाया है किस तरीके से रिकर्जन होता है, रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, लेकिन यहाँ पे आपसे प्रोग्राम पूछा हुआ है डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर आपको ये आता था तो आप कर पाते, अदरवाइज आप इसका आधा क्वेश्चन तो करके आ सकते थे आराम से, ठीक है। नेक्स्ट इज बी पार्ट, हाउ टू क्रिएट स्ट्रिंग इन पाइथन, लिस्ट एंड एक्सप्लेन द ऑपरेशंस विच कैन परफॉर्म ऑन द स्ट्रिंग्स। तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे, हमने डिस्कस भी किया है स्ट्रिंग्स क्या होती है और स्ट्रिंग्स पे लगाने वाले ऑपरेशन, कंकैटिनेशन, रिपीटिशन ऑपरेटर, और भी अलग अलग मेथड जैसे कि इज़ लोअर, इज़ अपर, इज़ ऑल, नम, ठीक है। तो आप वो वाले मेथड्स को भी यहाँ पे लिख के आ सकते थे। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन क्या है आपका, देखो, राइट अ प्रोग्राम टू रिमूव द मल्टीपल एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट इन द पाइथन। तो आपको यहाँ पे प्रोग्राम लिखना था और यहाँ पे आपको एनी 3 करने हैं, ठीक है। इसके बाद बी पार्ट, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड जीसीडी ऑफ द 2 नंबर्स। तो हमारे पेड नोट्स में जीसीडी ऑफ 2 नंबर्स के लिए मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के बताया भी हुआ है विद एल्गोरिथम। नेक्स्ट इज राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कॉपी द ओल्ड लाइन्स ऑफ वन फाइल टू अदर। तो यहाँ पे आपको एक फाइल की लाइन को कॉपी करना है अदर फाइल में। और इसके बाद यहाँ पे डी पार्ट में आपको ये फंक्शन है ज्वाइन करना, और इस स्पेस ज्वाइन क्या करता है आपके, हमने ये करा भी हुआ है, जैसे कि मान लो लिस्ट है, आपकी लिस्ट में अलग अलग एलिमेंट्स है, तो उनको आपस में ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ज्वाइन मेथड का। और इस स्पेस क्या होता है, इस स्पेस ये चेक करता है कि आपकी स्ट्रिंग में अगर वाइट स्पेस है तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पेपर के सारे क्वेश्चन कवर होते हैं। तो देखो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग जो पेपर था वो इतना मुश्किल नहीं था, आप आराम से थ्योरी पार्ट में भी नंबर ला सकते थे, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको लगती है कि नहीं है तो वो ठीक बात है, हर बार नई चीज़ें आती हैं, तो बाकी पेपर अच्छा था, आप आराम से स्कोर कर सकते। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे इस पेपर में स्कोर आप आराम से कर पाते, और यहाँ पे लिख देते हैं आप आराम से यहाँ पे 60 to 70 मार्क्स ला सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। इस पेपर में 60 to 70 मार्क्स आपके आराम से आ सकते हैं और आप आराम से इस मॉड्यूल को भी क्लियर कर सकते हो। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा आज का पेपर एनालिसिस। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से देना।
मैं उसे डेफिनेटली कंसीडर करूँगी, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट सभी को आगे के पेपर के लिए। अच्छे से अपना लास्ट पेपर दे के आना आईओटी का, और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि आपका आईओटी का पेपर कैसे आया था, ठीक है। अगेन ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।